मॉर्निंग क्लास 12 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन अध्याय 4 नियोजन क्लास चल रहा था, जिसका आज क्लास चौथा है। ठीक है, क्लास चौथा में हम लोग नियोजन के उद्देश्य, ठीक, नियोजन के उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, लाभ और उद्देश्य। इसके बाद आता है नियोजन के तत्व या घटक। नियोजन के तत्व या घटक क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहला घटक या तत्व होता है लक्ष्य या उद्देश्य का होना। किसी भी नियोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी उद्देश्य का होना। जैसे आप लोग यदि किसी चीज के लिए नियोजन कर रहे हो, अर्थात योजना बना रहे हो, तो योजना बनाने के लिए आप किस चीज का योजना बनाओगे, तो कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। जैसे मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, तो मेरा घर बनाना एक उद्देश्य हो गया, तो उस घर बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह किसी व्यवसाय में उद्देश्य किस चीज के लिए, मतलब योजना के लिए उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। जैसे पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे। लक्ष्य नियोजन के आधार होते हैं। जिस प्रकार बंदूक चलाने के पूर्व लक्ष्य निशाना या निर्धारित कर लिया जाता है, उसी प्रकार व्यवसाय के संचालन के पूर्व उसके लक्ष्य को पूर्व से निर्धारित करना आवश्यक होता है। मैंने बताया ना, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप योजना बना रहे हो किसी कार्य को करने के लिए, तो कार्य का एक निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट बोलता है नीतियां। नीतियां मतलब होता है नियम, कि आप जो योजना बनाए हो उसके लिए कौन कौन से नियम आप क्या करें हो, निर्धारित किए हो। बोलता है किसी उपक्रम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य कंपनी के प्रबंधक व प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि क्या और कैसे किया जाना है। क्या और कैसे किया जाना, अर्थात किस नियम किस रीति से आप उस कार्य को पूरा करोगे, उसमें एक नियम या रीति होना आवश्यक है। ठीक, तीसरा पॉइंट बोलता है कार्यविधि। कार्यविधि मतलब आप जो काम करना चाहते हो उसको किस विधि से पूरा करोगे, इसको बोला जाता है कार्यविधि। जैसे आप योजना बनाए हो, तो उस योजना को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरीके से काम करोगे। नियम तो बना के हम इस नियम से काम करेंगे, लेकिन काम करने का ढंग क्या होगा, किस कार्यविधि से आप काम को पूरा करोगे कि आप लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे बोलता है कार्यविधि से आशय कार्य करने की एक निश्चित व श्रृंखलाबद्ध विधि है, कि आप काम को किस विधि के माध्यम से पूरा करते हो। ये वे विधि होती है जिसके सहयोग से भविष्य के कार्य को संपन्न करने का एक ढंग स्थापित किया जाता है। कार्यविधि भी योजनाएं होती है, क्योंकि वे भावी क्रियाओं को संपन्न करने का एक निश्चित तरीका स्थापित करता है। चौथा बोलता है विधियां। विधि का आशय कार्य करने के ढंग को स्पष्ट करता है। विधि मतलब पता है ना, किस तरीके से, किस विधि से आप काम को पूरा करते हो, ये बताया है। बोलता है वास्तव में कार्य करने के अनेक ढंग होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन उस विधि के कार्य संपन्न कराना चाहिए। काम करने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन सही तरीके का आप चयन करो और उस चयनित मतलब जो काम को आप चुने हो, उस काम के चुनने के बाद उस काम को उस तरीके से करो, तो आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हो उस लक्ष्य तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अगला बोलता है नियम। नियम से आशय इस बिंदु से है जो यह स्पष्ट करते हैं कि विशिष्ट एवं विषम परिस्थितियों में बिना किसी विचलन मतलब बदले के किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। नियम की वह ढंग होती है जिसमें तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता है। आप जो नियम बनाए हो, आप उसी नियम के तहत काम करो, आप अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर लोगे। उसके बाद होता है बजट। बजट तो मालूम है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम जब योजना बनाते हैं तो उस योजना में हमारा कितना खर्च होगा, उस काम का कितना लागत आएगा, इन सब को हमको पहले से निर्धारित करके रखना पड़ता है। उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। सामान्य अर्थ में बजट का आशय किसी कार्य में व्यय किए जाने वाले धन या व्यय की प्राप्ति के साधन से, मतलब आप उस काम में कितना खर्च करना चाहते हो या कितना लागत व्यय करना चाहते हो, उसको बोला जाता है बजट, अर्थात उसमें कितना पैसा खर्च होगा। बजट एक योजना की भांति अनुमानित परिणामों का विवरण है जो आंकड़े में अभिकारक होता है। अब बजट हम लोग कैसे बनाते हैं, आंकड़े में 10,000, 20,000, 25,000 ये आंकड़ा होता है ना, कि हम किसी कार्य को करें तो कितना खर्च आएगा, 1 लाख खर्च आएगा कि 2 लाख खर्च आएगा, ये आंकड़ों में होता है। ठीक, उसके बाद आता है कार्यक्रम।
किसी कार्य को संपन्न करने की संक्षिप्त योजना को कार्यक्रम कहते हैं, अर्थात कार्य की एक योजना है, लक्ष्य, नीति, विधि, निश्चित कार्यक्रमों के रूप कार्यविधि का पथ प्रदर्शन करता है। ठीक, अब आता है अगला नियोजन के सिद्धांत। नियोजन के क्या क्या सिद्धांत है? तो पहला वही उद्देश्य का होना, दूसरा योजना की मान्यताओं का सिद्धांत होता है, कार्यकुशलता का, कार्यकुशलता अर्थात कार्य को किस प्रकार से मजदूरों से कराया जाए। अगर आपके काम में, आपके व्यवसाय में, उपक्रम में मजदूर हैं, श्रमिक है, तो आप उनसे किस प्रकार से काम अच्छे तरीके से, कुशलता से, सही तरीके से आप करा सकते हो, इसका सिद्धांत। उसके बाद लोच का सिद्धांत, लोच मतलब परिवर्तन का सिद्धांत। जैसे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है कि आप जो नियम बनाए हो, आप जो योजना बनाए हो, उस योजना को समय के अनुसार, समय के बीतने के बाद आप उसको बदल दो। जैसे हो सकता है कि आप माल खरीदने के लिए सोचे हो कि मैं 10 लाख रुपए का माल खरीदूंगा, कच्चा माल, और ये मैंने 6 महीने तक ये कच्चा माल मेरा पूरा हो जाए। हो सकता है स्टॉक की कमी हो जाए, भविष्य में स्टॉक की कमी हो जाए समय बीतने के बाद, या हो सकता है जो आप जो 10 लाख का बजट बनाए हो वो एकाएक बढ़ जाए, तो आप जो योजना बनाए उस योजना को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, लोच करना पड़ेगा। तो ऐसा गुण आपकी योजना में होना चाहिए। उसके बाद बोलता है व्यापकता का सिद्धांत, समय का सिद्धांत। योजना और किसी विषय महत्व, योजना के समय का विशेष महत्व है, क्योंकि योजना समय नियोजन बनाकर उचित समय में क्रियान्वित हो सके और लक्ष्य को प्राप्त कर। समय का सिद्धांत अर्थात आप जो योजना बनाए हो, जिस समय के लिए बनाए हो, उस समय पर उसको पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग समय बनाओ ना, 3 घंटा मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटा मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा मेरे को ये सब्जेक्ट, तो समय के अनुसार ही, तो जिस समय के लिए जो सब्जेक्ट बनाया वो उस समय के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए या उस विषय के लिए वो अनुकूल है। अगर उससे आप काम नहीं करोगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है कि जो भी स्टूडेंट होगा अपना टाइम टेबल, समय सारणी बनाकर ही पढ़ो। अगर समय के अनुसार, समय की परिस्थितियों के अनुसार अगर आप काम करोगे, अपना पढ़ाई करोगे, तो देखना आप लक्ष्य को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर लोगे। उसके बाद विकल्पों का सिद्धांत। विकल्पों का सिद्धांत अर्थात होता है आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना। जैसे हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, या हम लोग जो सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छा लगता है, या कौन सा सब्जेक्ट हमको बहुत कठिन लगता है, तो जो सब्जेक्ट हमको ज्यादा कठिन लगता है तो हम उसको ज्यादा टाइम देते हैं, है ना। और जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो हम उसको कम समय में भी अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। तो ये विकल्प है ना आपके पास, किस सब्जेक्ट को आप कितना समय दे रहे हो। अगर आप कठिन सब्जेक्ट को, अगर आप उससे कठिन सब्जेक्ट को आप कम समय दोगे और इजी सब्जेक्ट को ज्यादा दोगे तो कोई महत्व नहीं, किंतु अगर कठिन जो सब्जेक्ट है जिस पर आप कमजोर हो तो उस सब्जेक्ट में ज्यादा समय दो, जिसके अनुरूप आप काम अच्छा करोगे और लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जिसको बोला जाता है विकल्प। परिवर्तन का सिद्धांत, आप अपने नियमों पर, योजनाओं पर परिवर्तन कर सकते हैं। अब आता है नियोजन के आवश्यक कदम, प्रक्रिया, तकनीक या विधि। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वही लक्ष्य निर्धारण करना। पहली विधि क्या होती है? लक्ष्य। किसी भी योजना, किसी भी नियोजन के लिए प्रथम होता है किसी भी लक्ष्य का होना। बिना लक्ष्य निर्धारण के आप कोई भी योजना नहीं बना सकते हो। दूसरा पॉइंट बोलता है पूर्वानुमान लगाना। आप जो पूर्वानुमान लगा, पूर्व मतलब पहले से, अनुमान मतलब लगा, पर अनुमान मतलब होता है एक वैकल्पिक चीज जिसका हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान कि भविष्य में आज हम ऐसा ऐसा करेंगे तो भविष्य में हमको क्या लाभ मिलेगा, पहले से उसका अनुमान लगाए। जिसमें हमारे, जैसे हम बोलते हैं आज हमारे पास 10 श्रमिक है, अगर हम 10 से 15 श्रमिक कर दिए तो हमारा लागत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमारा अनुमान है। 15 हो जाएगा, 15 श्रमिक हो गया तो हमारा लागत बढ़ जाएगा। लागत अगर बढ़ जाएगा तो हमारा उत्पादन भी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो बिक्री ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ ज्यादा होगा। ये तो हमारा अनुमान है, किंतु क्या जो हम अनुमान लगाए हैं वो वास्तव में सही है? हो सकता है आप श्रमिक की संख्या बढ़ाते हो, सपोज 10 से 15 करते हो तो उस पर व्यय भी तो होगा। तो ये सब चीज का पहले से पूर्वानुमान लगाना होता है। उसके बाद आता है सीमाओं का निर्धारण करना। ठीक, सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं में आता है नियंत्रण, है ना, अभिप्रेरण। सीमा मतलब किस, मतलब एक उदाहरण के रूप में समझो तो सीमाओं का निर्धारण से अर्थात होता है कि आपको उस कार्य के प्रति नियंत्रण करना, कि समय पर काम पूरा हो, ज्यादा खर्च भी ना हो, मजदूर समय पर काम भी करे, है ना, लगने वाला जो समय है वो
कम से कम हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। लगने वाला जो व्यय है वो भी कम से कम हो, जिसमें लागत में कमी आएगी। लागत में कमी आएगी तो आपका माल ज्यादा से ज्यादा बनेगा, बिकेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद आता है वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण, कि आप जो काम करना चाहते हो उसमें वैकल्पिक ऐच्छिक या अच्छा से अच्छा कार्य विधि क्या है, इसका विकल्प करना। ठीक, तो ये तो था आपकी विधि। फिर वही है श्रेष्ठ विकल्प का चयन, योजनाओं का निर्माण, ये सब अभी मैं बताया। अब आता है नियोजन की सीमाएं एवं कठिनाई। नियोजन में कौन कौन सी कठिनाई आती है इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले होता है श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। नियोजक अर्थात होता है वह व्यक्ति जो आपके व्यवसाय में आपके व्यवसाय को चलाने के लिए भविष्य में किस प्रकार आपका व्यवसाय चलेगा इसकी योजना बनाने वाला। आपके व्यवसाय को किस प्रकार चलाओगे इसकी योजना बनाने वाला नियोजक कहलाता है। ठीक है, अब बताओ, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। क्या हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सफल हो सकता है? नहीं हो सकता, सबका अपना अपना मत होता है ना। तो इसमें श्रेष्ठ नियोजक मतलब श्रेष्ठ मतलब जो सबसे अच्छा योजना बनाने वाला, इसका अभाव मिलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है नियोजन तकनीकी का अभाव। आप जो नियोजन बनाए हो, आप जो योजना बनाए हो कि हाँ मैं इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ नियोजन, मैं सबसे अच्छा काम करूंगा तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, तो जो तरीका आप सोचे हो तो क्या उस तरीके से उस विधि के माध्यम से क्या आप पूरा कर सकते हो। जैसे हो सकता है बहुत जगह पे नई नई मशीनों का आविष्कार नहीं होता तो हाथों के माध्यम से करना पड़ता है, मजदूर श्रमिक लगा के आपको काम करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नई नई तकनीकों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तीसरा, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। बहुत सारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम जो विकल्प चुनते हैं हो सकता है हमारा निर्णय कभी कभी गलत हो जाए, तो इसका भी अभाव होता है। अगला होता है भविष्य अनिश्चित। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है। जैसे आप सोचे हो कि आज मैं ये काम पूरा करूंगा, ये तो भविष्य के लिए सोचे पूरा करूंगा, किंतु जरूरी है कि आप वो काम को पूरा कर लो, ये अनिश्चित है। आप सही अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। उसी तरह भविष्य अनिश्चित होता है क्योंकि इसकी कोई निश्चित नहीं है कि हाँ मैं जो सोचा हूँ या जो मैं योजना बनाया हूँ उसी योजना के महत्व मैं कार्य करूंगा। तो ये अनिश्चितता के कारण ही हमको हर कठिनाई पूरी करनी पड़ती है। और अगला है नियोजन की दोष। नियोजन के दोष में सबसे पहला होता है कुछ आलोचकों का मानना है कि नियोजन अपव्यय है जिसमें तैयार करने में समय, धन, श्रम, लागत व अन्य अनावश्यक है। दूसरा बोलता है कुछ आलोचकों का मानना है कि नियोजन एक निश्चित तरीके से कार्य करने को बाध्य करता है। सही बात है, आप जो योजना बनाए हो उसी के तरीके से काम करवाओगे तो देखना हर एक श्रमिक अपने तरीके से काम करना चाहता है। और उपक्रम के जो प्रबंधक है, जो फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो चाहते हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी जो सोचा है, कंपनी जो योजना बनाया है, श्रमिक अपने तरीके से काम करे। तो तीनों में मतभेद होते रहता है। बाध्य करता है जबकि श्रम परिवर्तनशील है, इसमें अधिक स्थिर उचित नहीं। योजना की प्रक्रियाओं में प्रबंधक विशेषज्ञ का मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता। योजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन करने में असफलता रहती है। औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। तो ये तो था आपका नियोजन चैप्टर। 4 क्लास में मैंने पूरा कर दिया। जैसे इसका मैं जब भी होगा मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संगठन चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर संगठन है और उसको वो भी छोटा चैप्टर है, कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करने। ठीक है, तो जितना मैंने समझाया है इसको आप लोग रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। क्लियर है?